नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। उनके नाम हैं अंसाद बदरुद्दीन और फिरोज खान। ये दोनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े हैं। आरोप है कि बसंत पंचमी के दिन जब पूरा देश आस्था में डूबा था, तब ये दोनों कुछ हिंदू संगठनों के लोगों पर हमले की तैयारी कर चुके थे। हालांकि समय रहते उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और इनका देश विरोधी मंसूबा पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। 2012 में खुद कांग्रेस की तत्कालीन केरल सरकार ने कहा कि यह संगठन सिमी का ही नया रूप है। ये बात वहां की सरकार ने केरल हाईकोर्ट पे कही। यह भी कहा गया कि इस संगठन के लोग हत्या करते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं। सवाल यह है कि आखिर देश में ऐसा कोई संगठन सक्रिय क्यों है, कैसे है, कौन इन लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है? यह सवाल केंद्र की सरकार से भी है। हालांकि पीएफआई के लोग यूपी पुलिस के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि क्या सिमी की तरह पीएफआई नाम के इस संगठन को भी खत्म करने का वक्त अब आ गया है, बैन करने का वक्त अब आ गया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पीएफआई का प्लान, हिंदू संगठनों पर वार। आज का आर पार इसी पर। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के हत्थे चढ़े ये 2 चेहरे, अंसाद बदरुद्दीन और फिरोज खान, सीरियल ब्लास्ट की बहुत बड़ी साजिश में शामिल थे, ऐसा यूपी पुलिस का दावा है। पुलिस का यह भी कहना है कि ये दोनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े हैं। एसटीएफ का दावा है कि हिंदू संगठन के नेता इन दोनों के निशाने पर थे। इन दोनों को हथियारों और विस्फोटक के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने ये पाया कि हाथरस कांड के दौरान भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और उसके बाद से उस समय भी हम लोगों ने पीएफआई के कुछ सदस्य पकड़े। हमने अभी तक 123 इनके सदस्य पकड़े हैं। हमारे पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट था और इनकी मंशा देश में गड़बड़ी फैलाना है, देश की अखंडता, संप्रभुता और प्रदेश की जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसमें गड़बड़ी फैलाना है। अभी तक के हिसाब से ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को टारगेट कर रहे थे और इसमें जिससे कि कारण बहुत वैमनस्यता फैल सकती थी समाज में। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने की मांग उठ रही है और साथ ही सियासत भी जमकर शुरू हो चुकी है। विपक्ष के लोग इस पर मौन क्यों हैं, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, प्रियंका वाड्रा जी को देना चाहिए, इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। केरला से संचालित हो रही है, केरला से राहुल गांधी जी सांसद हैं, उनको जवाब देना होगा। उधर पीएफआई का दावा है कि उसके इन दोनों सदस्यों को फंसाया जा रहा है। पीएफआई का कहना है कि ये दोनों संगठन के काम से बंगाल और बिहार गए थे और 11 फरवरी के बाद से ही दोनों गायब थे। पीएफआई का यह भी दावा है कि 16 फरवरी को केरल में इनकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। हालांकि आज पीएफआई की कुंडली खोलना भी जरूरी है। पीएफआई सदस्यों पर हत्या के 27 और हत्या की कोशिश के 86 मामले दर्ज हैं। इस संगठन पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के 106 मामले दर्ज हैं। पीएफआई ने सीएए का खुलकर विरोध भी किया था। देश विरोधी गतिविधियों के चलते फरवरी 2019 में झारखंड की सरकार पीएफआई को बैन भी कर चुकी है। तो क्या वाकई अब पूरे देश में इस संगठन को बैन कर देना चाहिए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण, पीएफआई की क्राइम कुंडली का विश्लेषण। वाकई ये सब आज फैक्ट्स हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट दिखाऊंगा जो बताएगा पीएफआई कौन है, क्या है और कैसे ऑपरेट करती है।
पीएफआई के लोगों पर हत्या के 27 और कोशिश के 86 केस हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के 125 मामलों में पीएफआई का हाथ है। पीएफआई ही सिमी का नया चेहरा है, यह महत्वपूर्ण है। ओमन चांडी सरकार 2012 में कह चुकी है। मैं बढ़ता हूं आगे। पीएफआई पर युवाओं में कट्टरपंथी विचार पोषित करने का आरोप है। झारखंड में देश विरोधी हरकतों के चलते पीएफआई पर बैन लग चुका है। क्या पूरे देश में पीएफआई को बैन करने का वक्त अब आ गया है? पीएफआई को बचाने के लिए कौन दे रहा है पॉलिटिकल संरक्षण? बार बार कहा जाता है पीएफआई को टारगेट किया जा रहा है, पीएफआई को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये टारगेट कर कौन रहा है, ये संरक्षण दे कौन रहा है? आज हम इसकी भी बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद हैं। मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार। मेरे साथ सलीम शेख साहब है, नेता पीएफआई के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ दीपक झा है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, उनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले प्रोफेसर रागी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। पीएफआई का टारगेट देश की संप्रभुता को तोड़ना था, लेकिन पीएफआई कह रही है ये मनगढ़ंत कहानी है। ये एग्जैक्टली वही कहानी है जो उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार दिखाना चाहती है। पीएफआई तो किसानों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, दलितों की बात करता है, हां मुसलमानों की भी उसमें बात करता है, लेकिन एकजुट करता है लोगों को। देखिए अमीश जी, पीएफआई को यदि समझना है तो आप सिमी पर जरूर, आपने सही कहा, सिमी को जानना चाहिए। और सिमी का यदि कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे सरसरी निगाह से, तो भारत के अंदर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना सिमी के संविधान का हिस्सा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कही गई बात हो, ये उनके संविधान का, ये उनका मोटो है कि भारत के अंदर इस्लामिक राज्य हमको निर्माण करना है। और जब सिमी बैन हो गई तो उसका दूसरा चेहरा आया पीएफआई के रूप में। अब लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं। वो दोनों अलग नहीं हैं। यदि आप उनके ऑफिस बियरर को यदि आप देख लेंगे, उनके ऑफिस बियरर का नाम यदि आप जिक्र कर लेंगे, उनका बैकग्राउंड ढूंढेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो सिमी के चेहरे थे वही करीब करीब पीएफआई के भी बड़े चेहरे उसमें शामिल हैं। तो इसमें किसी को ये दो राय नहीं होनी चाहिए कि सिमी का उद्देश्य एक पैन इस्लामिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर आगी, आप इतनी जानकारी दे रहे हैं तो इसकी 50% जानकारी तो भारत सरकार के खिलाफ भी होगी, तो बैन क्या है, क्यों नहीं कर देते हैं इसको? आप इसे संभाल कर संजो क्यों रखा है? 6 साल हो गए आपकी सरकार को, क्या कर रहे हैं आप? देखिए सरकार तो अमीश जी मेरी जितनी है उतनी ही आपकी भी है। और मुझे लगता है कि मेरा आपसे तात्पर्य है कि आपकी विचारधारा वाली सरकार, जनाब मेरा सवाल यह है कि आपकी विचारधारा वाली सरकार, अगर आपकी विचारधारा वाली सरकार है और आपको लगता है ये देश के लिए खतरा है, और कोई भी विचारधारा की सरकार हो, ओमन चांडी को भी मैंने कोट किया, ओमन चांडी की सरकार को 2012 में उन्होंने जो बोला था, वो अगर देश के लिए खतरा है, अगर वो सिमी के तर्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन को मारेंगे, हम जैशे मोहम्मद को ठोक डालेंगे, लेकिन हम पीएफआई को पनपा रहे हैं। यहां पर सवाल तो खड़ा होगा जी, बताइए। नहीं, देखिए अमीश जी, पीएफआई के बारे में एक प्रकार से ये राय लगभग बन चुकी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में संस्तुति केंद्र सरकार को भी भेजी है। और मुझे एक अंग्रेजी की कहावत है, वी विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ, एक लंबी रस्सी देंगे जिसमें आपको फांसी डाला जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे भारत सरकार का लंबी होगी तब तक वो दूसरा कार्ड ना कर दे कोई, और वो दिन दूर नहीं होगा जब पीएफआई जैसी संस्था जो सीरिया में लड़ने के लिए लड़ाके भेजते हैं, पीएफआई जैसी संस्था जो पाकिस्तान के आईएस से जिनके संबंध है, ये एनआईए की रिपोर्ट कहती है, ऐसे संगठनों पर भारत सरकार शिकंजा बिल्कुल कसेगा। आप देखें, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, केरला के अंदर देखें, आप
हैदराबाद के अंदर देखें, ठीक है, जहां जहां भी, यहां तक कि पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर पीएफआई का धीरे-धीरे नेटवर्क बढ़ रहा है। प्रोफेसर यू मेड योर पॉइंट। ओके, अब मैं पीएफआई के सलीम शेख साहब का रुख करता हूं। सलीम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि हम तो शांति दूत हैं, हम शांति की बात करते हैं, हमारा लड़ाई झगड़े से क्या मतलब, हम मजलूमों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की नौकरी की बात करते हैं। ये 16 आईईडी लेकर, 32 बोर की पिस्तौल लेकर, 7 जिंदा कारतूस लेकर, बैटरी डेटोनेटर लेकर, कौन से शांति के प्रयास करने के लिए, कौन सी शांति वार्ता के लिए आप लोग निकल रहे थे जो आपको धर दबोचा? हेलो अमित जी, आवाज आ रही है? जी सलीम जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल मैंने पूछा, ये कौन सी शांति वार्ता में जा रहे थे? 16 आईडी लेकर जी, 32 बोर पिस्तौल लेकर, एक बार 7 जिंदा कारतूस लेकर, बैटरी डेटोनेटर लेकर कहां जा रहे थे? जवाब देने दीजिए जी, कौन सी शांति वार्ता? जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है, बोलिए आप। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, तो बोलने दीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ये इल्ज़ाम लगे, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले कई बार इल्ज़ाम लग चुके हैं, लेकिन जो प्रोपेगेंडा सेट कर दिया जाता है उसी पर डिबेट्स होती हैं। अब कल 11 तारीख से ये लोग लापता हैं। इनकी फैमिली ने जब एफआईआर 16 तारीख को कराई है, उसके बाद में यूपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद से ये सारी बातें सामने आती है। उससे पहले ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई और इनकी इन्फॉर्मेशन मालूम हुई। इनके परिवार वाले इनके बारे में परेशान थे, उन्होंने एफआईआर कराई और तुरंत उसके बाद से ही यूपी जो पुलिस है उन्होंने इनको सामने ला करके ये सारा प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। जी, अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि 11 तारीख से ये लापता थे, 11 तारीख से इनका परिवार से बात नहीं हो रही थी, तो 6-7 दिन से आप लोग इंतजार काहे का कर रहे थे? दूसरा पॉइंट, कहीं भी दंगे हो, कहीं भी गड़बड़ हो, चलिए बीजेपी की सरकार खिलाफ है आप लोगों के, ये ओमन चांडी कांग्रेस की सरकार भी आपके खिलाफ थी 2012 में, वो कह रहे थे कि आप सिमी से भी खराब है केरल के अंदर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब से काम किया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जब से काम शुरू किया है, जब से स्थापना हुई है, तब से मजलूम तबके के लिए आवाज उठाती रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या लेफ्ट गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट में पॉपुलर फ्रंट जनता की आवाज बनकर के उभरी है। और केरल के अंदर भी ऐसे प्रोपेगेंडे और ऐसे इल्जाम लगे हैं और उसके बाद में अच्छा, ये बताइए, आपको झारखंड की सरकार ने क्यों आप पे बैन लगा रखा है? और आपने अपने रन बांकुरे, आपने ये मजलूम अपने ISIS में काहे भेज दिए थे? सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए। हाँ, सुन ही रहा हूं मैं तो आपको। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झारखंड में भी इल्जाम लगे, आसाम में भी इल्जाम लगे, कर्नाटक में भी इल्जाम लगे, लेकिन आपने इनका तहकीकात नहीं की। इन इल्जामों के बाद हुआ क्या? यूपी के अंदर इससे पहले CANRC के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसमें गिरफ्तारियां हुई है, केस चल रहे हैं। हाँ, मैंने तहकीकात करी। उत्तर प्रदेश में जो आप पर केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे PFI पे केस, आपके कितने लोग गिरफ्तार है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप ही लोग लिस्ट जारी करे थे, हमारे 30 लोगों को अंदर डाल दिया, हमारे 40 लोगों को अंदर डाल दिया। नाकाम हुई उनके खिलाफ सबूत देने के। नहीं तो सबूत आप डिसाइड करेंगे, आप कोर्ट भी बन गए क्या सबूत देने के लिए? नहीं, देखिए सलीम साहब, तो यही कोर्ट तो नहीं है ना, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। एक कोर्ट तो नहीं है ना, बुला करके आप ये फैसला कर रहे हैं कि एक संगठन को बैन कर देना चाहिए। सवाल उठा रहा हूं मैं कि एक संगठन को बैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको झारखंड ने बैन करा हुआ है 2012 में। कांग्रेस की सरकार ने केरल हाईकोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें कहा था कि आप सिमी की तरफ काम कर रहे हैं, और सिमी एक आतंकी संगठन था। जो बेकसूर नौजवान पकड़े गए हैं उनको पहले चेक करना चाहिए कि कैसे चेक करेंगे, गुनाहगार हैं कि नहीं, पहले इंक्वायरी होना चाहिए। अच्छा, ये 16 आईडी लेकर और एक 16 आईडी लेके कौन सा बेरोजगार नौजवान ये जो सब घूमता है, झूठे 16 आईडी लेकर कौन सा बेरोजगार नौजवान घूमता है? लगेगा, लेकिन तब तक 4-7 जिंदा कारतूस लेके कौन सा भोला भाला नौजवान घूमता है? जिम्मेदार कौन है? क्या ये नई तैयारी हो गई है? सालों तक जेल में रहे और बेकसूर बाद में निकले। ओके, प्रोफेसर आगी जवाब देंगे। प्रोफेसर आगी जवाब देंगे। प्रोफेसर आगी आप लेंगे? प्रोफेसर आगी। अमीश जी, पाकिस्तान के जब उग्रवादी भारत के अंदर पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान भी यही बात कहती है कि हमारे लोग नहीं थे, हमारे लोग इसमें शामिल नहीं हैं। PFI के बारे में जितने भी दंगे हुए हैं इस देश में या हो रहे हैं, जहां भी उपद्रवकारी, CAA का हमको ध्यान में आया होगा,
पीएफआई का नेटवर्क, पीएफआई की फंडिंग, उनके बाहर के आने के फंडिंग, इन सारे चीजों का वाकया और इसका विस्तृत विवरण तो एनआईए ने दिया है। आप एनआईए इसको आगे बढ़ा रही है, इस केस को आगे बढ़ा रही है। इसलिए ये कहना पीएफआई के लोगों के द्वारा तो शुरू से कहते रहे हैं हमारा इन सारे कोई चीजों में कोई हाथ ही नहीं है। की थी उसी एनआईए ने केरला में नहीं, जो लव जिहाद का मनगढ़ंत वाकया था उस पर जांच की थी और रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लव जिहाद कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है। लव जिहाद कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है। लव जिहाद कोई हम लोगों ने नहीं ये किया था। लव जिहाद दक्षिण पंथियों ने नहीं शुरुआत किया था। ने जो लव जिहाद की बात जो है वो क्रिश्चियन संगठनों ने केरला के अंदर किया था। केरला की हाईकोर्ट ने इसका जिक्र किया था, एनआईए ने जिक्र किया था। लेफ्ट की भी सरकार थी, लेफ्ट की सरकार ने भी उसको एंडोर्स किया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, पीएफआई क्यों पकड़ा जाता है? मुझे समझ में नहीं आता कि जब पीएफआई के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, तो इसको बैन कर दिया क्यों नहीं जाता? सेंटर ये कदम क्यों नहीं उठाता? मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी कुछ देर में जुड़ेंगे, मैं जरूर उनसे सवाल पूछूंगा। ठीक है सलीम शेख, आपका वक्त हुआ, आपने अपनी बात को रखा, शांत रहिए। अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी का रुख करता हूं। देखिए सलीम शेख, मेरी बहस ऐसी नहीं है जिसपे आप बार बार बोलें, प्लीज बाकी लोगों को भी आने दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, तो पीएफआई के समर्थन में आपके पास दो बड़ी बातें कौन सी हैं? देखिए पीएफआई का समर्थन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, और जो लेफ्ट की सरकार है केरला के अंदर, हम लोगों ने भी बहुत सारी इंक्वायरियां करी हैं, पीएफआई के खिलाफ एक्शन भी लिया है और कई केसेस भी हैं। लेकिन देखिए जब आप एक संगठन को बैन करने की बात करते हैं, अभी संगीत रागी कह रहे थे साहब सिमी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, बड़ा खराब था, उसके अंदर जो कह रहे थे सिमी को बैन किया तो पीएफआई खड़ा हो गया। तो समस्या के मूल में भी हम जाएं, आप पीएफआई को बैन करेंगे कोई तीसरा खड़ा हो जाएगा। यानी कि आपके समस्या के मूल में क्या है? आपके समस्या के मूल में हमें ये एज अ नेशन, आपका एक रिस्पॉन्सिबल शो है, मैं कहना चाहूंगा एज अ नेशन हमें इस चीज के बारे में अश्योर करना है कि माइनॉरिटी के नवयुवक बहकाए ना जाएं, गलत संगठनों में ना जाएं, गलत संगति में ना जाएं और देश के बारे में सोचें। संगठनों को बैन करने से समस्याएं नहीं रुकती हैं। तो क्या आप वकालत कर रहे हैं? एक सेकंड विवेक जी वकालत नहीं कर रहा। एक सेकंड, क्या आप वकालत कर रहे? नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल तो सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये आपकी बात ऐसी लग रही है आप वकालत करें जैसे फ्रांस में कट्टरपंथियों के खिलाफ एक कानून आया, ऐसा भारत में भी आना चाहिए। फ्रांस की तर्ज पे हम कानून लेके आए, आप सपोर्ट कर रहे हैं उस ऐसे कानून की? नहीं, क्योंकि आज ही कानून मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया, कानून मंत्री से सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला कि अभी हम उस कानून का अध्ययन करेंगे फिर हम आगे की सोचेंगे। लेकिन मैं आपसे जान रहा हूं, आप तो पहले से ऐसे कानून की वकालत कर रहे हैं कि कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस की तर्ज पे कानून आए। क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या आप यही चाह रहे हैं? देखिए मार्क्सवाद, आप देखिए सुनिए, मार्क्सवाद सीधा कहता है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, धर्म एक अफीम है समाज के लिए, और पॉलिटिकल लाइफ से, सोशल लाइफ से इसका लेना देना नहीं होना चाहिए। धर्म आपके स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस के लिए व्यक्तिगत चीज है। आप रोज राम की पूजा करें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माने, अल्लाह अकबर करें, नमाज पढ़िए, बट दैट इज योर पर्सनल लाइफ, यू शुड नॉट ड्रैग इट इन द सोशल लाइफ। अनफॉर्चुनेटली जब से भारतीय जनता पार्टी 7 साल से स्ट्रांगली पावर में आई है इस वक्त पूर्ण बहुमत के साथ, तो देश के अंदर हिंदू मुसलमानों का एक पोलराइजेशन हुआ है। एक नैरेटिव जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन को दिया गया है कि 14.5% मुसलमानों से 80% हिंदू खतरे में है। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू रह नहीं सकता है, मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, एक दिन यहां पे साहब मुसलमानों का राज्य कायम हो जाएगा। तो ये जो नैरेटिव है, इससे इतना रिफ्ट समाज के अंदर फैल चुका है, इस रिफ्ट को हमें कम करना पड़ेगा। और जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। जब आप जय श्री राम जो कि एक बहुत ही सम्मानित शब्द है, उसको लेकर के दंगा करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़ा, तो रिएक्शन भी होगा। तो उस रिएक्शन को हमें रोकना होगा। वो तो ये आप करना करिए, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं आप। देखिए आप कह रहे हैं कि जय श्री राम को अगर आप बोलेंगे तो इसका रिएक्शन होगा। तो जो पीएफआई के आतंकी थे, ये डेटोनेटर लेकर, जिंदा कारतूस लेकर रिएक्शन देने जा रहे थे जी। नहीं बिल्कुल, आप पकड़ करके डालिए जेल में, लेकिन ये बच्चे प्रोफेसर आगी की नौबत आई क्यों? प्रोफेसर आगी, धर्म एक अफीम है, सोचिए, धर्म एक अफीम है, इसको नहीं चटाना चाहिए। और ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन बहुत ही गलत है। लेकिन 2014 से पहले भी शायद इफ्तार पार्टियां होती थी, वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन था कि नहीं था? नमाजें पढ़ी जाती थी, वो पब्लिक डिस्प्ले नहीं था? ये बताइए ना, भजन कीर्तन भी होते थे, वो पब्लिक डिस्प्ले था कि नहीं था? ये तमाम चीजें आएंगी ना उसके अंदर फिर। और जो नेता टोपियां डाल के घूमते थे, वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन था कि नहीं था?
धर्म एक अफीम है, लेकिन वो एक तरफ के लिए लोगों के लिए है क्या धर्म एक अफीम? एक सेकेंड प्रोफेसर रागी बताइए, विवेक जी समझदार आदमी है आप, धर्म एक अफीम एक ही तरफ के लोगों के लिए है, दूसरी तरफ के लिए नहीं है। देखिए सुनिए, हाँ बताइए। मैं बताता हूं, दिल्ली के अंदर एक कल्चर है फूल वालों की सैर। उसमें जाकर के एक चादर एक मंदिर से चढ़ती है और जाकर के दरगाह पे चढ़ाई जाती है जी। और ये बहुत समय से चल रहा है। यहाँ पे आपके हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी है, ख्वाजा अजमेर शरीफ भी हैं, कबीर हमारे सूफी हुए हैं। और भारत की जो संस्कृति आज है, इसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों इस संस्कृति का पार्ट हैं। अगर आप रिलीजियस हार्मोनी के लिए इकट्ठे होते हैं, हिंदू मुसलमान की तो आपने तो कमाल कर दिया, हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं हो रही। मैंने अपनी बहस में हिंदू मुसलमान का वर्ड ही लेके आया, पीएफआई की बात करी और आप इसको पूरी तरह से हिंदू मुसलमान आपने पोलराइज कर दिया। आपने बोला 2014 के बाद जब से बीजेपी आई है तब से स्थिति खराब हो गई है, जब से ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं उसके बाद रिएक्शन तो होगा ही होगा। आपने पोलराइज करा, आपने तो एक तरह से ब्लेम करार लगा दिया कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वही जिम्मेदार है पीएफआई के लिए। कितनी बड़ी बात बोली आपने। एक्शन का रिएक्शन कितनी क्या एक्शन हुआ है? आप मेजॉरिटी को पोलराइज करेंगे, एक्शन का रिएक्शन। ओके सुधांशु त्रिवेदी, देन प्रोफेसर आगे। सुधांशु रिस्पॉन्ड। बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, जवाब। विवेक श्रीवास्तव जी ने का भी मैं वक्तव्य सुन रहा था जब तक हम जुड़ रहे थे इसमें, तो इन्होंने दो बात कही, रिलीजन इज एन ओपियम। आप व्यक्तिगत आधार पर जो करें, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप ओपियम लेते रहे तो कोई समस्या की बात नहीं। एक्चुअली में आपका सिद्धांत धर्म से नफरत करता है, धर्म के प्रति निरपेक्ष नहीं है। दूसरा, आपने कहा एक्शन का रिएक्शन होता है, तो मान्यवर आप तो एक अंतरराष्ट्रीय पार्टी हैं, आपका तमाम देशों में कम्युनिस्ट का विस्तार है, तो ये एक्शन का रिएक्शन एक ही जगह क्यों हो रहा है पूरी दुनिया में? ये चाइना जो कम्युनिस्ट है वो सिचांग प्रोविंस में मुस्लिमों से ही क्यों लड़ रहा है? बर्मा में बुद्धिस्ट की भी मुस्लिमों से लड़ाई है, चेचेनिया में रूसियों की भी मुस्लिमों से लड़ाई है, बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों की भी मुस्लिमों से लड़ाई है, सोमालिया और इथोपिया में अफ्रीकन की मुस्लिमों से लड़ाई है, गाजा स्ट्रिप में यहूदियों की मुस्लिमों से लड़ाई है, पूरे यूरोप में ईसाइयों से मुस्लिमों की लड़ाई है। अब आ जाइए आप अपने राज्य केरल में, यहां पर 20% क्रिश्चियन भी तो है। ये बताइए, वहां भी प्रोफेसर जोसेफ का ही गला काटा जाता है। आपकी पार्टी की सरकार थी, वीएस अच्युतानंदन जी सीएम थे, जब लव जिहाद की बात आई तो उसमें था कि हिंदू और क्रिश्चियन दोनों लड़कियों को निशाना बनाना है। ये हिंदू क्रिश्चियन दंगे क्यों नहीं होते? ये सिख और क्रिश्चियन दंगे क्यों नहीं होते? देखिए, ये पारसी और जैन दंगे क्यों नहीं होते? आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो 1%, आधा परसेंट, 1.5% वाली माइनॉरिटी को डर नहीं लगता, और आप अपने मुंह से बोल रहे हैं 24% वालों को डर लगता है। तो हकीकत तो यह है कि आप जिसको एक्शन रिएक्शन कह रहे हैं, वहां एक्शन रिएक्शन नहीं है, वहां सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। रिएक्शन दूसरी तरफ थोड़ी सी हो जाती है तो आपको समस्या होने लगती है, क्योंकि वहां पर ईमानदारी की बात यह है कि जो एक समस्या है उसे आप एड्रेस नहीं करना चाहते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मार्च सन 2006 केरल की असेंबली में कोयम्बटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी को जेल से रिहा कर दिया जाए तमिलनाडु की जेल में, इसके लिए केरल की एक असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया। 117 के 117 विधायक, ऑल कांग्रेस, ऑल कम्युनिस्ट पार्टी, सबने उसके पक्ष में समर्थन किया। ये क्या था भाई? ये एक्शन का रिएक्शन है या वो एक्शन कर रहे हैं जिसकी क्या रिएक्शन होनी चाहिए? ये आप गलत कह रहे हैं। तो इसलिए ना, त्रिवेदी जी सुनिए, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं, आप इस तथ्य को झुठला सकते हैं क्या? मार्च 2006 केरला असेंबली का रिजोल्यूशन मैं दर्शकों को कहता हूं, अभी जाइए नेट पे खोल के। आप ये नैरेटिव बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑल द मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। किसका था? वो इस्लामिक सेवक संघ था। ये गलत नैरेटिव है और इससे वो इस्लामिक सेवक संघ का था, उसके लिए तो समर्थन है। इंशाअल्लाह का नारा लग जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं, सारे मुसलमानों को जय श्री राम लग जाए तो बवाल हो जाएगा। अभी रागी साहब थे, जेलों में कितने लोगों ने इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। नहीं, देखिए ये गलत नैरेटिव है, आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप बोलिएगा विवेक, नारा तो सबका साथ सबका एक दूसरे के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आप सबको साथ लेकर चलना नहीं चाहते। रोजा अफ्तार की दावतें होती थी, अमित जी, आप सारे मुसलमान। ठीक है विवेक जी, आप मेरी डिबेट का अक्सर पार्ट होते हैं, ऐसा है नहीं हमारी डिबेट में एक दूसरे के ऊपर कोई बोले। देखिए इस देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डिबेट है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से हम कोई भी अपनी बात को कहें और एक एक करके बोले, एक दूसरे पे बोलेंगे तो आवाज नहीं जाती, व्यूअर भी कंफ्यूज होता है। आप सबके विचारों को लेकर मेरा निवेदन है, और इस बहस को हमने हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास ही नहीं करा। आपने आपका रिमार्क इस तरह का था कि देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर जय श्री राम का नारा होगा तो फिर क्या होगा? नहीं, ये आपने हिंदू बना दिया ना सर।
बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रो हिंदू बना दिया। ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए। आपका ये आरोप है, जवाब आपका ये आरोप, विवेक जी आपका ये आरोप जवाब सुन लेते हैं। सुधांशु जी आप ही बोले इस्लाम शेख ही बोले इससे पहले, तो बात सुन लीजिए ना सुधांशु द्विवेदी जी। हमें इस बात पे आपत्ति नहीं है कि मुस्लिमों का त्योहार है उसको क्यों मनाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। हमें जानते हैं आपत्ति किस बात की है कि जो बुलाने वाला रोजा रखता ही नहीं है, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार करता है। इससे बड़ा मजाक किसी धर्म का क्या हो सकता है? क्या आप नवरात्र का व्रत न रखें का मैं शाम को मैं उद्यापन करने जा रहा हूं, तो ये मजाक हुआ ना। तो ये इस प्रकार से मजाक उड़ाए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये धर्म को नाम लेकर जिस प्रकार की राजनीति की जाती है ये अब देश की जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। और कुछ भी आप कहने का प्रयास करें, अगर आप एक पक्षीय इस तरीके से रहेंगे कि आप बिल्कुल एक तरफा कोई बात कहने का प्रयास करेंगे तो देश की जनता उसे टॉलरेट नहीं करना चाहती। सिर्फ इस बात पीएफआई का मामला है, दक्षिण से उत्तर तक हर राज्य में बवाल में पीएफआई का नाम क्यों आ जाता? ठीक है, सबसे बड़ा लड़ाइया यही है। ठीक है, अब विवेक जी 40 सेकंड आपके आप बोलिए। विवेक जी 40 सेकंड आपके बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सम्मानित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपको शोभा नहीं देता कि नेशनल टीवी पे आकर के आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके बोले कि सारे पूरे विश्व में जहां ये धर्म है और हमारे देश में भी जहां पर भी है ये तो सारे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट हो गए। ये गलत है। मैं प्रधानमंत्री को ही कोट करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें माइनॉरिटीज और मुसलमानों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये नैरेटिव बना लेने से कि इस्लाम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टेररिस्ट प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, ये आप स्वयं मोदी जी का निरादर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप इंक्लूसिवनेस की बात नहीं करेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट यहां नहीं चल सकता। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देश है, अनेक प्रकार की जातियां हैं यहां पे। मुसलमान कैसे बने? मेजॉरिटी तो कन्वर्जन से बने, क्योंकि हमने अपने दलित भाइयों को वो स्थान नहीं दिया जो अपर कास्ट हिंदूज का है। ये सामाजिक समस्याएं हैं, इनके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, रेटोरिक में आएंगे, सभी हिंदुओं को सेंट बाय गॉड घोषित कर देंगे और सभी मुसलमानों को एक तरफा आप बोल देंगे साहब ये सारे तो ना देश के हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये तो साहब पीएफआई हैं, ये तो ये हैं। तो ये एक गलत नैरेटिव है। तो त्रिवेदी जी आपसे गुजारिश है, मेरा निवेदन है, देखिए ये बहस पीएफआई के का प्लान जो था उसके ऊपर है। इसको पूरी बहस को एक तरह से हिंदू वर्सेस मुसलमान बना दिया गया। ये बहस उस तरह नहीं है। कृपया करके आप लेफ्ट के सम्मानित नेता विवेक श्रीवास्तव इस तरह का प्रयास ना करें। मुझे लगता है वो जरूरी नहीं है। जो बहस का मुद्दा है उस बहस के मुद्दे पे रहना चाहिए। देखिए बहस थी पीएफआई के प्लान पर। पीएफआई के प्लान को तो पीएफआई को तो आपने क्लीन चिट दे दी और आपने बोल दिया ये एक्शन का रिएक्शन होता है। यही हुआ ना पूरी बहस के अंदर। मैंने नहीं दी क्लीन चिट सर। आपने दी? नहीं, आपने बोला एक्शन का रिएक्शन होता है। ये लोग मजलूम फील कर रहे हैं, ये लोग प्रताड़ित फील कर रहे हैं, ये लोग प्रताड़ित है इसलिए हो रहा है ऐसा। फिर तो आप ही ने बोली है बात। प्रोफेसर आगे जवाब देंगे, लेकिन अब आपका वक्त हुआ। प्रोफेसर आगे जवाब देंगे 40 सेकंड। प्रोफेसर आगे, विवेक जी, दीपक झा, फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर आगे 40 सेकंड। विवेक जी आप सुधांशु जी की बातों को जरा गंभीरता से लीजिए। सुधांशु जी ने दुनिया के परिदृश्य में सिर्फ एक तथ्य आपके सामने और टीवी 18 के दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। क्या ये सच्चाई नहीं है विवेक जी कि दुनिया के अंदर जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पर इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जितने भी दुनिया के अंदर जो है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसका 87% के अंदर जो है वो एक भागीदारी जो है वो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं? ये कहाँ से आता है विवेक जी? आपके बारे में अभी चीन के बारे में जिक्र किया जाता था। वामपंथी लोग चीन के अंदर पर्सनल लिबर्टी नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। चीन का मॉडल इस्लाम को टैकल करने का अपने आप में अनूठा है। उनकी कारों पर जीपीएस सिस्टम लगा दिए जाते हैं। चीन की सेना जो है उनके घरों में 6 महीने तक रहती है, उनके परिवार के बीच में रहती है और उनका सोशलाइजेशन करती है। क्या कोई भारत के अंदर इस प्रकार की चीजें सोच सकता है? लेकिन इसके बावजूद भी भारत के वामपंथी लोग चीन में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उसके बारे में गूंगी मार लेते हैं, चुप्पी मार लेते हैं। ऐसा क्या कारण है विवेक श्रीवास्तव कि विवेक जी कि इस्लाम के दकियानूसी चीजों को और उसकी कट्टरता के बारे में वामपंथी लोग और वामपंथी विचारधारा के बारे में लोग चिंतन ही नहीं करते हैं, कोई बात ही नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर तो आप सारी बातें कर लेते हैं,
जरा उनके बारे में भी तो बात करके देखिए ना। मुझे लगता है मुझे विषय पे वापस आना पड़ेगा। के बारे में आप टिप्पणी करके देखिए, आपके हाथ काट लिए जाते हैं और आप चुप्पी साध लेते हैं। नहीं, आप तो ये कौन सा विमर्श है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा रागी साहब, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा मैं। ये मत बोलिए, कम्युनिस्ट रशिया ने, इसको बोलिए कि मैंने क्या गलत कहा है तालिबान से लड़ा। नहीं, आप सुन लीजिए, मेरे थोड़ा सा ऑल्टरेशन में करूंगा। कम्युनिस्ट रशिया तालिबान से लड़ी, खत्म करने की पूरी कोशिश करी, और तालिबान वाज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकन, अ कैपिटलिस्ट कंट्री। पहला सत्य। कम्युनिस्ट जहां भी जाते हैं, हम धार्मिक फैनेटिज्म को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कैपिटलिस्ट बांग्लादेश से आए हुए फैनेटिक्स को आप लोगों ने बसा करके विषय पे रहते। PFI इज द टॉपिक, PFI इज द टॉपिक। दीपक झा, गेट मी दीपक झा, आप तो फिशरीज की मंत्रालय है कि देश में नहीं है, इसी में उलझे पड़े हैं। आज आपने ट्वीट तो देखे होंगे गिरिराज सिंह के और स्मृति ईरानी के, उन्होंने इटालियन में ट्वीट कर दिए। आप लोग तो उसमें उलझे पड़े हैं। ये PFI पे आपका विचार क्या है? देखिए अमीश देवगन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ पे सारे सज्जनों को सुन रहा था किस तरह से बातें कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी दुनिया भर का इतिहास बताते हैं। मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, ये भाजपा और RSS के जो लोग हैं, ये मैकार्थीवादी लोग हैं। मैकार्थीवादी क्या था वो मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रवाद के नाम पे भय पैदा करो और लोगों को डराओ। आज भाजपा सरकार वही कर रही है कि देश में क्या कर रहा है, आप विपक्ष का दमन कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे भय पैदा कर रहे हैं। तो क्या असली राष्ट्रवाद यही है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने डेफिनेशन बता दी। PFI भी आपको राष्ट्रवादी दिखती है? सुनिए, PFI आपको राष्ट्रवादी दिखती है या नहीं दिखती? RSS और PFI दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। अब आप ये समझ लीजिए, अगर RSS राष्ट्रवादी है तो PFI भी राष्ट्रवादी है, अगर नहीं है तो दोनों ही आतंकवादी संगठन है। मैं आज आपको खुलेआम कह रहा हूं अमीश देवगन जी यहाँ पे बैठ के। और रही बात जाति धर्म की, तो जब मुझे समझ में आता है ये डिबेट के पैनलिस्ट, जो डिबेट के तमाम पैनलिस्ट होते हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ सबके सामने, धमकी भरी बात तो है नहीं, ये तो सब बात है। आप जब चैनल पे बोल रहे हैं तो खुलेआम ही बोल रहे हैं, ये कोई चोरी छुपे तो बोल नहीं रहे। तो इसमें आप बॉडी बिल्डर होंगे, बिल्कुल उसका सम्मान है आपकी बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन उसका आप बोले कि मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन विषय वो नहीं है सर। आप परसेप्शन में मत जाइए ना। दीपक जी मेरा परसेप्शन पे नहीं, मैं परसेप्शन पे नहीं जा रहा, मैं तो आपके वाक्यों पे जा रहा हूँ। अरे मैं तो भाई आपके वाक्यों पे जा रहा हूँ दीपक। अरे दीपक झा जी सुनिए, सवाल तो सुनिए आप। दीपक झा जी, अभी आपने बहुत अच्छा बोला सर। जो आपके चैनल पे कई प्रवक्ताओं से आग लगाने की बात कर रहे हैं, आप उनको राष्ट्रवादी कहते हैं। अच्छा ठीक, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो अभी किसी को राष्ट्रवादी नहीं बोला, किसी को गद्दार नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। दीपक झा जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत कई प्रवक्ताओं से अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आप मंत्री बने, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता भी बने। लेकिन मैं आज आपको एक फैक्ट बताता हूं, क्योंकि 2021 की जो कांग्रेस है और जो 10 साल पुरानी कांग्रेस है, उसके सोच में थोड़ा फर्क आ गया है। 2012 में ओमन चांडी सरकार थी, केरल में कांग्रेस की शासन था। PFI सिमी का नया चेहरा है, ये उसने हलफनामा दिया था हाई कोर्ट में। उसमें RSS का नाम नहीं था, PFI का नाम था। PFI पर युवाओं पर कट्टरपंथी विचार पोषित करने का आरोप है, यह भी उसी सरकार के दौरान कहा गया था। अब आप मुझे बताइए, उस समय की ओमन चांडी सरकार, केरल की कांग्रेस सरकार गलत थी या आप गलत है? क्योंकि एक तो गलत होगा इसमें। देखिए अमीश जी, बिल्कुल एक न एक तो कोई गलत होगा ही। अब मैं आज आपको एक नया शब्द बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। ये जो PFI जीवी लोग हैं, जो जुमलेजीवी लोग हैं, ये इस तरह की चीजों को गढ़ना अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर ये विपक्ष को इस तरीके से नहीं गढ़ेंगे कि देखो देश के अंदर ही एक दुश्मन नहीं पैदा करेंगे और आपको मुसलमानों से डराने की कोशिश नहीं करेंगे, तो भाजपा का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, इनका जो राष्ट्रवाद का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। मेरे लिए और आपके लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी है। यहाँ कोई ऐसा पैनलिस्ट नहीं है जो कहेगा कि मेरे लिए मातृभूमि बढ़ के नहीं है, सबके लिए जननी जन्मभूमिश्च है। लेकिन ठीक है, मैं सुधांशु जी को लेकर आता हूं।
दीपक जी, आपस में आपने अपनी हैं। बात को रखा, आपका टारगेट बीजेपी आरएसएस है, होगा आप कांग्रेस को पसंद करते हैं तो लाजमी तौर पर सम्मान है आपकी बात का। सुधांशु त्रिवेदी है, आजकल आपके नेताओं को इटालियन का शौक हो गया है, वो भी इटालियन भाषा में सब कुछ लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है? मतलब मेरे को आतुरता हुई तो मैंने पूछ लिया है, हालांकि टॉपिक नहीं है ये। देखिए, अभी झा साहब ने एक शब्द बोला कि भारतीय संस्कृति के एक प्रेरक वक्तव्यों में से एक है, जननी जन्मभूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी उच्चतर है। मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी पे सिद्धांत लागू होता है कि नहीं भारत की बहू पे? आप देखिए, जैसे ये पूछा जाएगा तो सारे कांग्रेसियों का एकदम विचार बदल जाएगा। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं सुधांशु त्रिवेदी महिलाओं जी, का सम्मान क्यों? हमारे महिला शास्त्रों में ये भी कहा है यत्र नार्यस्तु उनकी माँ और जन्मभूमि का सम्मान है कि नहीं? इनको ये भी नहीं है ना? है कि नहीं है? एक करके बोले। ये इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। और आप महिला सम्मान पे आगे, मैं तो सम्मान की बात कर रहा हूं ना, इसलिए है वो मुझे पता है। आप गजब का राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में आपको जानकारी नहीं रहती। अभी जो संगीत रागी जी कह रहे थे उसको मैं एक और बात ऐड करता हूँ। अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने त्रिवेदी जी कृपया करके आपसे हमको सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपने लोगों को पढ़ाइए, अपने लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पे बरगलाइए, लेकिन देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश मत मैं भी एक यूथ डेलीगेशन में चाइना गया, प्रोविंस में हमें वो मस्जिद दिखाई गई जो उन्होंने बताया कि वो उन मस्जिदों में से एक है जो तोप लगा के उड़ा दी गई थी, उन्हें दोबारा बनवाया गया 1991 में, उसमें से एक मस्जिद दोबारा बनवाई गई, वो दिखाई गई। अब ये बताइए, और एक मुस्लिम कंट्री बताइएगा एक जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी पे प्रतिबंध न लगाओ। अमीश जी, दूसरा एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइएगा जहां डेमोक्रेसी हो, वहां 57 पीएफआई को 100 करोड़ रुपए मिले हैं, कितने पैसे मिले, कोर्ट ने क्या बोला? माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी देश को बता दें आज आपके माध्यम से, जर्मनी के माध्यम से, there are certain no-go zones in my country because they are controlled by the Islamic fundamentalists। वो हम कह रहे हैं सुधांशु जी, अगर अमेरिका दीपक इत्मीनान से, आराम से, प्रधानमंत्रियों ने नहीं कहा, ये जॉर्ज बुश से लेके और बैरक ओबामा से लेके ट्रंप तक सबने कहा। कौन कहता है पैन इस्लामिक टेररिज्म? उसका हम डरा रहे हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी समस्या, मैं मुस्लिम समाज को दोष नहीं दे रहा हूं, मुस्लिम समाज एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर बहुत बड़ा इंफेक्शन घुस गया है, इसीलिए जो मुस्लिम देश है वो आपस में भी एक दूसरे को मार रहे हैं। अब सीरिया और इराक तो टोटल मुसलमान है, वहां काहे मारकाट मची हुई है? भाई जैसे कोरोना का वायरस घुस जाता है तो आपकी जो स्वस्थ सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्टेड करता है, बीमार सेल स्वस्थ सेल को खाना शुरू कर देती है। हम तो ये कह रहे हैं भाई, बीमारी का इलाज आप करें, बीमारी को देखो ही नहीं, बीमारी को मानो ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग जो समझदार लोग हैं कम से कम इस प्रकार का राजनीतिक विश्लेषण देने से बचिए। और आपने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आरएसएस की तो तारीफ नेहरू जी ने भी की थी 62 के युद्ध के समय, और बुलाया था उनको 26 जनवरी 1963 को। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के वार के समय ऑल ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन ने बुलाया था। बताइए पीएफआई ने कभी युद्ध के समय ऐसी भूमिका निभाई हो कि प्रधानमंत्री ने उनको 26 जनवरी परेड में बुला लिया हो? अरे कुछ सोच समझ के तुलना करनी चाहिए, केवल रेटोरिक से काम नहीं चलता मान्यवर। ओके दीपक, क्या आपको लगता नहीं है, आप भी आवेश में ज्यादा बोल गए, आरएसएस की विचारधारा के प्रधानमंत्री है देश में, आरएसएस की विचारधारा के राष्ट्रपति हैं इस देश में, उपराष्ट्रपति हैं, आरएसएस की विचारधारा को देश ने 303 सीटें दी हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि वाकई ये एक रिटोरिक है? पीएफआई को आपको डिफेंड करना है, आप करिए, इसमें कोई दोराई नहीं है, आपका राइट है, लेकिन पीएफआई को डिफेंड करते करते आप लोग देश का विरोध करते हैं। पीएफआई देश के लिए खतरनाक है, पीएफआई देश के लिए खतरनाक है। देखिए अगर उसको सिम्मी आपकी सरकार बोल रही थी तो ये सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। अमीश जी, मैं तो कहता हूं मैं राष्ट्रभक्त हूं, आप भी राष्ट्रभक्त हैं, त्रिवेदी जी भी राष्ट्रभक्त हैं, संघ भक्त नहीं हूं मैं। अगर संघ के अंदर कमियां हैं, संघ के अंदर खामियां, तो हमको और आपको दोनों को संघ की कमियों पर बहस नहीं है, नहीं है। अब मैं एक दिन संघ की कमियों पर बहस करूंगा, आप आइएगा, आप आइएगा और मैं कोशिश करूंगा मोहन भागवत जी को भी लेकर आऊं, आप उनको बताइएगा कि संघ की कमियां क्या है। लेकिन अभी मैं आपसे पीएफआई की कमी पूछ रहा हूं, मैं पीएफआई पे सवाल पूछ रहा हूं, आप संघ पर बोल रहे हैं, तो लोग बोलेंगे कि आपको सवाल समझ में नहीं आता या समझना चाहते नहीं है आप। दीपक जी, आपकी मजबूरी क्या है? सर मैंने आपको वही बताया कि अगर पीएफआई, मजबूरी मेरी कुछ नहीं, मैं कहूं पीएफआई और संघ एक जैसे हैं। अब आप आकलन करिए कि दोनों कैसे हैं। नहीं, संघ का कौन सा आदमी डेटोनेटर लेकर 7 जिंदा कारतूस लेके पकड़ा गया, बताइए, हाल फिलहाल के अंदर बताइए। असीमानंद जैसे लोगों का इतिहास आप भूल गए हैं, यानी आप कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद है, का इतिहास भूल गए हैं। ओके, प्रोफेसर आगी।
PFI इज इक्वल टू RSS। मैं तो आतंकवाद की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने बोला था मुस्लिम ब्रदरहुड इज इक्वल टू RSS की बात कर रहा हूँ। अमीश जी, आप मेरी बातों को इधर उधर मत करिए। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी बोला, नहीं मैंने इधर उधर क्या करी, आपने जो बोला जनता ने सुना। तो क्या अब आप अपने देखिए दीपक जी, आपके साथ समस्या है, आप रुकते नहीं है, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बोलिए प्रोफेसर आगिया, प्लीज बोलिए। अमीश जी, ज्ञान की सीमा होती है और अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती है। आप अज्ञानी हैं तो आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसलिए PFI की तुलना RSS से की जाए तो उसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। इस देश का विपक्ष भी जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देशभक्ति पर तो कोई विरोधी भी प्रश्न चिन्ह नहीं करता है। तो मैं, जैसा सुधांशु जी ने कहा, 26 जनवरी के दिन स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने बता दीजिए ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को RSS के गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेने के लिए किया। उन्होंने भाग लिया, समझे? अब आप 2-4-5 लोगों का नाम हाँ बताता हूँ। बहुत अच्छा, ये बार बार प्रश्न किया जाता है। अमीश जी, मुझे बताने दीजिए, जब भारत का विभाजन हुआ था तो 10 लाख से ज्यादा लोग माइग्रेट किए थे। कांग्रेस पार्टी के काडर भाग करके छोड़ गए थे। रावलपिंडी से पेशावर से लेकर के लाहौर तक इतिहास आपको पता है। वही हिंदू महासभा, वही आर्य समाज और वही RSS के लोग वही डिफेंस कमेटियां बना करके उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, भारत तक उनको सुरक्षित पहुंचाना, उनकी सुरक्षा करना, मुस्लिम आतंकवादियों से सुरक्षा करना, हत्या से खिलाफ उनको सहेज करके बचाना कांग्रेसियों ने नहीं किया था, ये RSS के लोगों ने ही किया था। ये वो पार्टीशन का दौर था। हिंदू महासभा ने ही किया था, आर्य समाज ने ही किया था। कांग्रेस के काडर तो भाग गए थे साहब। इसलिए ये मत बोलिए। संघ का स्वरूप यही है कि संघ कुछ नहीं करता लेकिन स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता। सारे स्वयंसेवक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उतने ही सक्रिय थे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुधांशु त्रिवेदी, मेरा बड़ा सवाल आपसे ये है कि अगर PFI इतनी खतरनाक है तो 6 साल से आपकी सरकार है, अब ये 7वां साल चल रहा है, आखिरकार PFI को समूचे देश से बैन क्यों नहीं कर दिया गया? इसे पाल क्यों रहे हैं आप लोग? ये सवाल उठेगा, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। अमीश जी, आपने बहुत सही सवाल किया और इसका एक तकनीकी कारण था। अभी तक हमारे यहाँ जो UAPA एक्ट था उसमें संगठन को प्रतिबंधित करने का आधार था, व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का कानूनी प्रावधान नहीं था। तो होता क्या था कि जैसे ही कोई संगठन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए तो वो संगठन तुरंत अपनी गतिविधियां बंद कर देता था और एक दूसरा अवतार या दूसरा चोला धारण करके अब कहता था, अब तो जी हम नए संगठन है। जैसे सिमी था, फिर ये एक नया अवतार ग्रहण कर लेते हैं, अब आप नए के खिलाफ सबूत इकट्ठा करिए। तो हमने पिछले वर्ष संसद में कानून लाकर यह परिवर्तन किया पूरी दुनिया में कि अब व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। जैसे मसूद अजहर व्यक्ति अब तो हो गया ना, अब तो हो गया जो आपको चाहिए था, अब तो हो गया। तो अब क्या कमी है? अब चूंकि कोई व्यक्ति संगठन बदलने मात्र से अपने पिछले कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता है। जैसे कोई कंपनी बदल ले, कोई नौकरी बदल ले तो पिछली बार का भ्रष्टाचार नहीं छूट जाता, मगर भारत में ऐसा कानून था कि आप संगठन बदल लीजिए और पिछली बार की सब गई। तो अब जो है उनके बारे में इस नए विधान के तहत जो सबूत इकट्ठे होंगे तो अब बचने का कोई चांस नहीं है। सलीम शेख को आने दीजिए चर्चा में। सलीम साहब, विवेक जी, सलीम जी है PFI के, आप तो नहीं है PFI के, तो सलीम शेख जवाब दे देंगे। सुधांशु जी ने एक बात कही कि UAPA में उन्होंने अमेंडमेंट किया, अब इसमें संगठन को छोड़ करके किसी इंडिविजुअल को भी आतंकी घोषित कर सकते हैं ताकि वो दूसरा संगठन ना बना ले। मैं ये कहना चाहूंगा, इस UAPA कानून का सरकार ने कितना मिसयूज किया ये देख लीजिए। जो विरोध करते हैं उनकी विरोधियों की आवाज दबाने के लिए इस कानून का मिसयूज किया गया। आपने बहुत अच्छी बात कही। PFI पर ये जो जी तो मैं जवाब दे दूं? जी बोलिए सुधांशु जी। आपने ये बात कही कि UAPA कानून का कितना बड़ा दुरुपयोग किया गया। देखिए, देशद्रोह का जो कानून है इसके लिए 2019 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आए तो इसको समाप्त कर देंगे, परंतु आपको पता है 2019 के बाद सबसे भयानक दुरुपयोग कहां पे हुआ है?
राजस्थान में अपनी सरकार में अपने बाकी विधायकों और मंत्रियों पे लगा दिया। सवाल सर, दुरुपयोग का मैंने उदाहरण बता दिया ना आपको, जो लोग बोलिए ना, जो किसी राजनीतिक व्यक्ति पे हमने लगाया, यानी जो एमएलए है, जो एमपी है, जो मिनिस्टर है, उस पे लग गया भाई। बताइए, हमने किसी राजनीतिक व्यक्ति पे लगाया हो, एमएलए हमने तो उन पे लगाया जिनके ऊपर कानून जिन लोगों पर लगा, आपने कहा बिल्कुल सही हुआ है, दुरुपयोग सबसे पहले कांग्रेस ने। अच्छा, एक बात बताइए सलीम शेख, कोई दंगा हो उसमें पीएफआई का नाम आता है, कहीं कुछ जातीय द्वेष फैलाना हो वहां पीएफआई का नाम होता है, बम धमाके हो पीएफआई का नाम आता है, सीए के ऊपर कंफ्यूजन फैलाना हो पीएफआई का नाम आता है। कुछ नहीं हुआ है। जनता के, पब्लिक के अंदर एक डर का माहौल पैदा करने के लिए पब्लिक के अंदर डर है जाता है, बाद में अदालत में जाकर के वो साबित मुझे बताइए, किस पब्लिक पे डर, किस पब्लिक पे डर, कौन सी पब्लिक पे डर? ये जो सीए के नाम पर 4 महीने तक एक सड़क बंद कर दी जाती है, पब्लिक डर में है। किसानों का वो कानून जो अभी तक अभी लागू भी नहीं है, उसके नाम पे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, महीनों से बॉर्डर सील है, पब्लिक में डर है। किस बात का डर है? डर तो बताइए क्या है? पब्लिक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो गलत इल्जाम लगा करके पब्लिक में भय का और एक कम्युनल माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो पिछले इल्जामात लगे हैं अभी तक वो भी साबित नहीं हुए हैं। तो ये आप जो इन इल्जामात को बता रहे हैं, दिल्ली दंगे में पॉपुलर फ्रंट का नाम लिया गया, क्या साबित हो गया? आसाम में पॉपुलर फ्रंट का नाम लिया गया, साबित हो गया? सब लोग ठीक है। सुधांशु 30 सेकंड में जवाब। सलीम शेख, आपने अपनी बात को रखा, सुधांशु 30 सेकंड में जवाब। देखिए सलीम, अब एक ही वाक्य बोलता, सलीम शेख जी ने सही बात कही भाई। हमने तो जब से नियम बदला 1 साल हुआ है, अदालती प्रक्रिया में साबित होने में कई साल लगते हैं। महात्मा गांधी की हत्या करने वालों से लेके इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों कई साल लगे थे फांसी चढ़ने में। मगर आप तो उनसे पूछिए ना जो आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने भी इनकी सरकारों में आप पे प्रतिबंध लगाया इतने साल, वो क्यों नहीं साबित कर पाए? ये सवाल तो आपका उनसे लगता है, तो उनसे पूछना चाहिए। आप ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार में आज हम बात कर रहे हैं पीएफआई की, और क्या वाकई पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? आपके ट्वीट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, संगीत रागी, सलीम शेख, विवेक श्रीवास्तव और दीपक झा हैं। मैं आपका रुख करता हूं विवेक श्रीवास्तव। मैं 25 सेकंड आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। विवेक, क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर पीएफआई का विरोध आपके लिए पॉलिटिकल सूटेबल नहीं है, इसलिए आप खुलकर विरोध कर नहीं पाते? साफ बात यह है, आपका वोट बैंक ऐसा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। कम्युनिस्टों की राजनीति धर्म पे आधारित नहीं होती। पीएफआई के खिलाफ केरला में हमने बहुत कार्रवाई करी है, जहां जहां गलत पाया पकड़ा गया है वो एक अलग इशू है, लेकिन संस्थाओं को बंद करने से समस्याएं बंद नहीं होने वाली हैं। इसकी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं। हिंदू राष्ट्रवाद की जहां आपकी सरकार है वहीं फल फूल रहा है, वहीं सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई की, उसी केरल के अंदर। ऐसा कैसे है? अगर आप इन पे कार्रवाई करते हैं तो ये वहां पर सबसे ज्यादा फल फूल क्यों रहे हैं? जी, वही ये गदर क्यों बचाते हैं? फलने फूलने देंगे। कम्युनिस्टों के रूल में धार्मिक उन्माद नहीं चलेगा, चाहे मुसलमानों का या हिंदुओं का। सुधांशु धर्म को आप थोड़ा सोसाइटी से अलग रखिए। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु जवाब। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो भी संगठन हैं ईमानदारी से उस चीज को स्वीकार करें। अभी विवेक जी ने जो कहा, ये बताइए, काबुल के धमाके होते हैं जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान का नाम लेता है, श्रीलंका में चर्च में बम ब्लास्ट होता है, वो हिंदू राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया में हो रहा है। या ढाका में जो चुन चुन कर कहा जाता है कुरान शरीफ की आयतें सुनवा कर मारा गया, वो हिंदू राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया में। इसलिए इन बातों पे ईमानदारी से विश्वास करिए और मुस्लिम समाज को समझाने का प्रयास करिए कि फंडामेंटल एलिमेंट्स को किनारे रखें। उल्टा यहां राजनीतिक पार्टियां फंडामेंटल एलिमेंट्स को उनका नेतृत्व। शुक्रिया सुधांशु में बस हमें इतना ही है फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन 16 आईडी, 32 बोर पिस्तौल, बैटरी, डेटोनेटर, 7 जिंदा कारतूस लेके कोई शांति दूत बन के नहीं आ रहा था। ये लोग आतंकी थे और आतंकियों को आतंकी कहना चाहिए। किसको बेटी, बेटा, युवा ये बताकर देश हित नहीं है। नमस्कार।